बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट की जो आपकी किताब है हॉर्नबिल, इसी की पोयम नंबर है 4th, जिसका नाम है द चाइल्डहुड। ठीक है, बाकी के आपके जितने भी चैप्टर्स आपके टर्म 2 2021 के लिए, ठीक है, उसके जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो उन्हें जरूर देखिएगा। आज की हम देखेंगे पोयम 4 द चाइल्डहुड। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे हम वो भी देखेंगे, और एक क्वेश्चन में आप कौन कौन से अच्छे वर्ड मीनिंग्स यूज कर सकते हैं याद करने के लिए भी और लिखने के लिए भी, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन आंसर को। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखिए, हमारा प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द पोएम चाइल्डहुड। यानी कि जो कवि है, जो पोएट है, वो इस अपनी कविता में, चाइल्डहुड कविता में, स्वतंत्र सोच के बारे में क्या बताता है। ठीक है, उसका क्या नजरिया है स्वतंत्र सोच के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं भाई कवि जो है उसका क्या नजरिया होता है इसके बारे में। तो देखिए, द पोएट डिस्कवर्ड, यानी कि पोएट जो कवि ने एक ऐसी खोज की दैट ही वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड कुड थिंक इंडिपेंडेंटली। यानी कि कवि ने ये खोज की, उसने ये समझा, उसने ये पाया कि मैं जो है, यानी कवि जो है, वो दूसरों से कुछ अलग सोच सकता है, स्वतंत्र रूप से सोच सकता है। He could have his own opinions without getting influenced by anyone else। यानी कि वो जो व्यक्ति है, ये जो कवि है, वो अपने जो विचार हैं वो किसी से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि खुद ही बना सकता है, खुद ही अपने विचार जो है, अपनी राय रख सकता है। This discovery was very important to him as it revealed to him his abilities for independent thinking and decision taking। यानी कि ये जो उसकी खोज थी, कौन सी खोज की, वो जो है व्यक्ति दूसरे से अलग सोच सकता है, तो ये खोज उसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। क्यों? क्योंकि वह इसे इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए और डिसीजन टेकिंग मेकिंग के लिए भी उसे क्या करता था, बनाता था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पोएट जो है वो इस चाइल्डहुड पोयम में कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में क्या अपनी बात कहता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसके कुछ अगर आप वर्ड्स देखना चाहें तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे देखिए, डिस्कवर्ड का आपको पता ही होगा, खोजा गया। इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से। इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, यानी कि प्रभावित। रिवील्ड यानी कि प्रकट हुआ। और एबिलिटीज यानी कि क्षमता है। ठीक है बच्चों, आगे आपको आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में। तो ऐसे ही आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सभी अच्छे से समझाए जाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफी छोटा है आपका। ठीक है, छोटा किस तरह से है। द पोएट से दैट चाइल्डहुड हैज गॉन टू सम फॉरगेटन प्लेस। व्हाई, यानी कि जो हमारा बचपन है वो कहीं खो गया है, इसका क्या मतलब। तो देखिए, द पोएट रिमेन्स कॉज इन द वे ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि कवि जो है वो संसार के रास्तों में एक तरह से फंस जाता है, संसार की इस उलझन में उलझ जाता है। ही हार्डली एवर रिमेम्बर्स हिज चाइल्ड। यानी कि वो शायद ही उसे याद हो कि उसका बचपन कैसा रहा होगा। दैट इज वाई ही सेज दैट हिज चाइल्डहुड वाज गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस। यानी कि इसीलिए वो कहता है कि मेरा जो बचपन है वो कहीं किसी भूली सी जगह में एक वहीं पे रह गया। फॉरगेटन का मतलब क्या होता है, भूला हुआ। कैच यानी कि फंसा हुआ। हार्डली यानी कि मुश्किल, बेमुश्किल, यानी कि कुछ ज्यादा ही जो कठिन होता है उसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों हमारा। थर्ड हमसे कहता है, थर्ड क्या पूछता है, द पोएट थिंक दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। यानी कि जो पोएट है, जो कवि है, वो सोचता है कि उसका जो बचपन है वो अब कहीं खो गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या था, ये था कि जो उसका बचपन है वो कहाँ चला गया है, मतलब वो एक भूली सी जगह पे पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि खो दिया है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप ये लिख देंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका दो या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाए तब आप इतना लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे आंसर लिखेंगे, देखिए, द पोएट मार्कुस नेटेल believes दैट ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। यानी कि जो पोएट है वो ये पाता है, वो उसका ये विश्वास है कि मेरा जो बचपन है वो कहीं खो चुका है। ही बिलीव्स सो बिकॉज, अब देखिए क्यों, ही हैज लॉस्ट टू इनोसेंस एंड प्यूरिटी ऑफ हिज चाइल्डहुड। यानी कि जो पोएट है वो ये कहता है कि उसने अपने बचपन की जो मासूमियत थी, जो पवित्रता थी, बचपन में क्या होता है, हम बिल्कुल भी एकदम मासूम होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। प्योरिटी यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे अंदर कोई गलत भावना नहीं होती, गलत विचार नहीं होते, हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं। तो यही सारी चीजें जो है वो अपने बचपन में कभी कहता है कि वो खो चुकी थी। ठीक है, अभी जब वर्तमान में जब वो
बड़ा है, जब ये पोएम लिख रहा है। When he was a child, जब वो एक बच्चा था, he used, एक सेकंड इसको हटाना पड़ेगा मुझे, क्या लिखा है, हाँ, he used to believe in the existence of hell and heaven, यानी कि जब वो छोटा था तब उसे इस बात का विश्वास था कि स्वर्ग और जो नरक है, ठीक है, स्वर्ग यानी हेल यानी कि नरक, हेवन यानी कि स्वर्ग, तो ये जो हेल एंड हेवन है ये वाकई में कहीं ना कहीं एक्सटेंस करते हैं, यानी कि इनका अस्तित्व है। He also believed that adults had real love, यानी कि जो किशोर हैं, ठीक है, किशोर या फिर यह कह लीजिए कि जो बड़ों का प्यार है उनके लिए वो काफी सच्चा है। In his childhood he did not have any egoistic attitude, यानी कि उनके अंदर कोई भी ऐसा अहंकारी वाला एटीट्यूड नहीं था जब वो बच्चे थे, ठीक है। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आपको पता चल गया कि वो कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं जिनसे आपको ये पता चल जाता है कि जो कवि का जो बचपन है वो कहाँ खो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है What did the speaker learn about the existence of hell and heaven, यानी कि एक तरह से जो आप ये कह सकते हैं कि जो वक्ता है, जो पोएट है, उसने स्वर्ग और नरक के अस्तित्व के बारे में क्या सीखा, ठीक है। तो किसके बारे में, एक्सटेंस, हेवन एंड हेल। तो देखिए एज पर द स्पीकर ग्रू टू बी मैच्योर ही एक्वायर्ड रीजनिंग पावर, यानी कि जैसे जैसे स्पीकर जो पोएट है वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो अपनी एज उसकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो मैच्योर यानी कि वो समझने लायक हो जाता है। ही एक्वायर्ड यानी कि उसे एक तरह से मिल जाती है, ठीक है, क्या मिल जाती है, अर्जित कर लेता है रीजनिंग पावर। रीजनिंग पावर का मतलब क्या है, तर्क शक्ति, ठीक है, यहाँ पे देखिए तर्क शक्ति। अच्छा एक चीज आपके इसके जो वर्ड्स है क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पे देख लीजिए, बिलीव्स यानी कि विश्वास करता है, इनोसेंस यानी कि मासूमियत, प्यूरिटी यानी कि पवित्रता, एक्सटेंस यानी कि अस्तित्व, हेल यानी कि नरक, और हेवन यानी कि स्वर्ग, एंड एगोइस्टिक यानी कि अहंकारी। तो ये आपके वर्ड्स है जो मैं आपको भी बताना भूल गया था, तो अभी आपको बता दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा कि हेल एंड हेवन के अस्तित्व के बारे में क्या देखते हैं। तो स्पीकर जो है वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो मैच्योर होता जाता है, उसको वो जो है व्यक्ति अपने तर्क शक्ति को ग्रहण कर लेता है, पा लेता है। He realized that hell and heaven could not be found in geography books और एटलस, यानी कि वो देखता है कि जो हेल है, हेवन है, यानी कि नर्क और जो स्वर्ग है, वो एक तरह से कहीं भी जियोग्राफी बुक्स में भी नहीं है, ना ही तो एटलस में उसे देखने को मिलते हैं। तो वो इन्हें क्यों माने, सिंस दे कुड नॉट बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड मैप, यानी कि वो देखता है यहाँ तक कि ये जो स्वर्ग और नर्क है ना तो ये ज्योग्राफी बुक्स में देखने को मिलते हैं, इसको हटाता हूँ एक बार, ठीक है, ना तो ये ज्योग्राफी बुक्स में देखने को मिलते हैं, ना ही तो एटलस में, ना ही तो ये मैप में कहीं पे हमें बताए गए हैं। He conclude that they did not exist, यानी कि उसने ये फैसला कर लिया, ये निष्कर्ष निकाला कि ये इनका अस्तित्व नहीं है। He would believe only what he could see and find, यानी कि ये जो कवि है वो सिर्फ इसमें विश्वास रखता है कि उसने क्या देखा, what could see, उसने क्या खोजा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर कैसे आप लिखेंगे। चलिए अब इसके आपको वर्ड मीनिंग्स बता देते हैं, 3 ही 4 हैं। एक्सटेंस यानी कि अस्तित्व, मैच्योर यानी कि परिपक्व हो जाना, एक्वायर्ड यानी कि अर्जित कर लेना, रीजनिंग पावर यानी कि तर्क शक्ति, और कंसल्ट यानी कि निष्कर्ष, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट। तो बच्चों अभी तक के जितने भी मैंने प्रश्न आपको समझाए हैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए हमारा, एक सेकेंड, ये आखिरी है नहीं, अभी 2 प्रश्न और है, ठीक है। कौन कौन से, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या, सॉरी 5th है हमारा। 5th क्या कहता है, व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, यानी कि जो कवि है वो चाइल्डहुड की जो फीलिंग्स होती है उनके बारे में क्या कहता है, क्या मानना है, क्या नजरिया है उसका। तो देखिए द पोएट फील्स दैट चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ इनोसेंस व्हेन वन एक्सेप्ट्स पीपल एट फेस वैल्यू एंड ट्रस्ट हिम, यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कवि जो है उसे ये लगता है कि बचपन जो है वो इनोसेंस यानी कि मासूमियत भरा हुआ होता है, जिसे कुछ कोई टेंशन वगैरह नहीं होती है, जब कोई लोगों को अंकित मूल्य पर स्वीकार करता है, यानी कि एक तरह से ये कह लीजिए
कि जब कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी पीपल को, ठीक है, उसको क्या करता है, अपने मतलब उस पर विश्वास कर लेता है, एक तरह से ये कह लीजिए बड़ी आसानी से। इट इज दैट टाइम ऑफ लाइफ व्हेन वन ट्रस्ट अदर्स विदाउट ड्वेलिंग ऑन द इनसिंसियरिटी इन द वर्ल्ड। यानी कि जैसे कह दी, ये जो जीवन है, चाइल्डहुड का जो जीवन है, वो एक तरह से ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जो है वो दुनिया में सभी पर विश्वास करने लगता है, उसे ये जो छल कपट धोखाधड़ी इन सभी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। इट इज अ फेस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ह्यूमिलिटी। यानी कि एक तरह से कह लीजिए ये स्वीकृति और विनम्रता का एक दौर होता है जिसमें बच्चे अपना जीवन जी रहे होते हैं। ठीक है, तो पोएट की क्या क्या फीलिंग है चाइल्डहुड एज के बारे में, ये आई होप आपको समझ में आई होगी। तो वर्ड देख लीजिए, इनोसेंस यानी कि मासूमियत, फेम यानी कि दृढ़, ड्वेलिंग यानी कि एक तरह से आवास कह लीजिए, ठीक है, इनसिंसियरिटी यानी कि निष्ठाहीनता, ठीक है, उसके बाद है एक्सेप्टेंस है यानी कि स्वीकृति, ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता। अब सबसे आखिरी प्रश्न आता है, ये प्रश्न बच्चों आपके सैंपल पेपर में भी लिया गया है। कौन सा प्रश्न है देखिए, प्रश्न है हमारा क्वेश्चन मतलब लास्ट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखिए, चाइल्डहुड इज एन इसेंशियल स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप बट इट कांट गो ऑन फॉरएवर डिस्कस। देखिए पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि चाइल्डहुड जो है वो एक ऐसी स्टेज होती है, ठीक है, एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जो व्यक्ति के लिए हमेशा नहीं चल सकती है, ठीक है, जो कि नहीं भी चल सकती है, और ये एक तरह से कह लीजिए एक ऐसी होती है जिसे आप कभी भुला भी नहीं सकते, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट भी होती है, कैसे होती है तो इसे समझिए। चाइल्डहुड इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप ऑफ एवरी पीपल, एवरी ह्यूमन, ठीक है। तो ये तो वही लाइन हमने लिख दी, यहां से समझिए। द ह्यूमन इन्फेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर्स। यानी कि जब जो व्यक्ति है वो इन्फेंट होता है, जब वो शिशु होता है, बच्चा होता है, तब वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड होता है, अदर्स पे, अपने माता पिता पे डिपेंड होता है। बट ड्यूरिंग चाइल्डहुड ही गेन्स फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। यानी कि जब वो बच्चा जो है वो बचपन में होता है, यानी कि मान लीजिए पहले तो बच्चा 1 साल का है, 1 2 3 साल तक का, तब वो पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर है। जैसे वो 6 7 8 साल तक का होने लगता है, तब क्या है 5 6 7 8 साल के बीच उसे फिजिकल पावर, उसे इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बच्चा जो वो गेन करने लगता है। एज द टिनी बेबी ग्रोस बिगर इन साइज अदर फैसिलिटीज ऑल्सो डेवलप। यानी कि जैसे जो छोटा बच्चा जो है वो बड़ा होने लगता है, वैसे ही वैसे उसकी जो सुविधाएं होती हैं वो भी बढ़ने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद दिस स्टेज इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन मैंस ग्रो बट इट कांट गो ऑन फॉर एवर। यानी कि एक तरह से कह लीजिए जो चरण है वो मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कह लीजिए एक महत्वपूर्ण स्टेज होती है मनुष्य के विकास की, लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आपका क्वेश्चन नंबर, जो आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सैंपल पेपर में भी लिया गया था आपको। और हर एक वीडियो का जो आपका इंग्लिश का है उसके लास्ट में जो मैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ ना, जितनी भी आपकी इंग्लिश की वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो उसमें जो भी मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया वो जरूर से याद कर लीजिएगा। एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट डिड द एक सेकेंड, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द पोएम चाइल्डहुड। Second है, the poet said that childhood has gone some forgotten place. Why? Third है, the poet think that he lost his childhood. Why? Fourth है, what did the speaker learn about a sense of heaven and hell? Fifth है, what is the poet's feeling towards childhood? And the last one, that is, childhood is an essential stage in the process of growing up, but it can't go on forever. Discuss. तो कंप्लीट हो गया आपका आज की जो पोएम है हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो चलते आगे, आगे कहाँ जाएंगे, अब तो हमारा ये खत्म ही हो गया एक तरह से। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा बच्चों आपको जो आपकी पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ में आए हैं नहीं। तो चलिए बच्चों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।